बस कुछ ही घंटे और हैं, और मतलब एक दिन वैसा है और अभी कुछ घंटे, एक दिन कुछ घंटे बचे हुए हैं हमारे हिंदी के पेपर को। और मुझे पता क्या कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हम फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में उलझे रहे, हिंदी इंग्लिश को बिल्कुल भी नहीं टाइम दे पाए। एंड मैं आपसे कहूँ कि आप कुछ वीडियोस, मतलब चैनल पे सिर्फ जो वीडियोस आ रहे हैं आप उन्हें देखकर 75 प्लस ला सकते हो, साथ में वो लैपटॉप और वो 25,000 रुपये जो भी है वो आप मिल सकता है, तो फिर कैसा होगा। और ये OMR सीट वाली भी बात है कि आपके 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव OMR सीट में फिलअप करने का ऐसा आ रहा है, तो वो देख लेंगे। अगर वो भी आएगा तो उसमें कर देना। अपन को क्या है, आना चाहिए, कोई कुछ भी रूल हो है ना, आना चाहिए अपन को आंसर। ओके, तो अब जो जो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं बस आपको ये पढ़ के चला जाना है। अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी ऐसी है ना बिल्कुल शून्य है ना, तो आपको ये करके चला जाना है। ओके चलो, अब यहाँ पर सबसे पहले एक एक क्वेश्चन अच्छे से देखते चलना, ठीक है। यहीं से फुल कॉपी कर ले रहे हैं। चलो, हालावाद के प्रवर्तक कौन थे गाइज, यहीं पर याद करते जाना, कॉपी पर नोट डाउन बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। कॉपी पर नोट डाउन बिल्कुल भी नहीं करना है, यहाँ यहीं से पढ़ते जाना है आपको। पूरी बुक अपन लोग 10 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। पूरी प्रश्न बैंक से ही पेपर आएगा, 70-75% मैंने देख लिया है क्वेश्चन, मैं सब करा दूंगा आपका, ठीक है, टेंशन नहीं करना है। ओके चलो, हालावाद के प्रवर्तक कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया था, तो वो था निशा निमंत्रण। ओके, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था, 1907। अब ये चीज आपका कवि परिचय में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। आत्म परिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है, तो वो जगजीवन का है। और रियल पेपर के चक्कर में मुझे नहीं लगता कि आपको पढ़ना चाहिए, कैसे भी पढ़ना चाहिए। एंड आपको अपना परसेंटेज बनाना है या फिर रियल पेपर के चक्कर में घटाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता अब इस पर, ठीक है। एक टीचर होने के नाते, एक भैया होने के नाते आपको यही कहूँगा कि जो भी ये आ रहा है ना रियल पेपर, जो भी आपके पास मिल रहा है, अगर रियल पेपर मिल भी जाता है तो मत पढ़ो यार, है ना। क्या पता है वो रियल पेपर आपका सेट है या नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन मत पढ़ो, ठीक है। बिल्कुल से भी दूर रहो इस चीज़ से, ठीक है। जहाँ आपका 80% बनना पड़ेगा रियल पेपर के चक्कर में 65 भी नहीं बन पाएगा। ओके चलो, आत्म परिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान करते हैं, तो वो करते हैं स्नेह सुरा का। आत्म परिचय कविता कवि में अपने रोदन में क्या लिए फिरता है, वो है राग। आत्म परिचय कविता में कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानते हैं, तो वो मानते हैं दीवाना, ठीक है। अब इसके बाद आप अपन को ये यहाँ पर करना है, ऐसा नहीं समझना कि भैया एक एक चीज करवा रहे तो वो करते चलो बस। एंड टाइम पे आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, खुद से आप पढ़ोगे नहीं, आई नो, ठीक है। एंड ये चीज़ अभी बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि एक एक पेज में बताऊंगा, बस थोड़ा सा जो जो इम्पोर्टेंट है बस वही बताऊंगा। ओके, आत्म परिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है, वो है स्वप्नों का। हो ना जाए पथ में रात कहीं सोच सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है, वह है पंथी। किसका ध्यान करके चिड़ियों के परों में चंचलता आ जाती है, अपने बच्चों का। बच्चों की याद आने पर चिड़ियाँ क्या करती हैं, इनमें से कोई नहीं है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश व दुखी क्यों है, तो आर्थिक हानि के कारण नहीं, ऐसा नहीं था। आर्थिक अपराध के कारण नहीं, ऐसा नहीं था। परिवार से बिछड़ने के कारण, ऐसा भी नहीं था, है ना। तो इनमें से कोई नहीं। कवि आलोक दनवा किस दशक के कवि थे, तो वो थे 7वें 8वें दशक के। उसके बाद आता है अपना कवि आलोक दनवा का एकमात्र कविता संग्रह था, वो था दुनिया रोज बनती है, ठीक है। छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे बन जाते हैं निडर, जो पतंग वाला चैप्टर था ना, बच्चे छत से गिरने के बाद कैसे हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं। पतंग कविता के लिए प्रसिद्ध क्या था, बिंब विधान के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध था, वो था बिंब विधान के लिए। उसके बाद आता है पतंग उड़ाते बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते उड़ते से हैं, तो वो है रंध्रों के, ठीक है। सुनहले सूरज मतलब सुनहरे सूरज में कौन सा अलंकार है, तो वह है अनुप्रास। ओके, ये हो गया अपना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं होगी तो यहाँ पर आप लोग अभी वीडियो पॉज करके ये पढ़ लेना, ठीक है। ये आप लोग अभी पढ़ लेना, इसके बाद अपन लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, ये अभी आप पढ़ लेना, ठीक है। अगर नहीं तो बाकी उतना वो नहीं है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन आंसर, जो कि मेन क्वेश्चन आंसर है बहुत ज़्यादा। जग जीवन के भार से कवि का क्या आशा है। बहुत क्वेश्चन बैंक के अंदर से भी बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके ढूंढ लिए हैं, जो कि आपके बहुत अच्छा स्कोर बना देंगे अगर आपने इन क्वेश्चन को पढ़ लिया। बिलीव करिए, एक बार बिलीव कर लो, ठीक है यार।
क्योंकि आपके पास अभी और कोई चारा नहीं है। एंड एमपी बोर्ड में आप सभी को पता होगा कि क्या ही चल रहा है, रियल पेपर बच्चों प्रिंट करा करा के ला रहे हैं पेपर। मतलब ये जो प्रिंट करा के ही ला रहे हैं, ऐसा नहीं तो बंजन के पास पेपर आ जाए ना तो बैंड बजने वाली है। मतलब कुछ है ना, यूट्यूबर्स आप सभी को पता होगा। चलो, जग जीवन के भार से कवि का क्या आशा है। कवि स्वयं के जीवन को महत्वहीन मानते हुए कहता है कि वह संसार के जीवन को भार के समान लेकर जीवन व्यतीत करता है। मतलब जो कवि थे वो अपने आप को क्या मानते थे कि जो मैं संसार में रह रहा हूँ, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से आप बता दोगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो आप पे संदर्भ प्रसंग भी पूछ लिया जाए, आपने ये क्वेश्चन कर लिया, बता दोगे कैसे। यही मेन टॉपिक रहता है। कवि जग जीवन के भार से कवि का क्या आशा है। जो कवि थे वो अपने आप को मानते थे कि वो इस धरती पर एक भार हैं, वो और उनका एक और मानना था कि वो दूसरों की सेवा के लिए हैं, ठीक है। उनका ऐसा कुछ मानना था कि जो वो इस धरती पे रह रहे हैं, उनका ये जीवन है, एक इस सृष्टि पर एक वो कह सकते हैं भार है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कवि स्वयं के जीवन को महत्वहीन, कोई महत्व नहीं है उनके जीवन का, महत्वहीन मानते हुए कहते हैं कि वह संसार में अपने जीवन को भार के समान लेकर जीवन व्यतीत करता है, ठीक है। रटना नहीं है, जितना भैया बताते जाएं बस कर जाना और भगवान का नाम लेके उधर पे बस लिखते चलना, ठीक है। सब क्वेश्चन नहीं देखना। एक और चीज, पहला क्वेश्चन से ही करना, पहला नहीं बनता है जगह छोड़ो, ठीक है, जगह छोड़ दी। दूसरा नहीं बनता है दूसरा बन गया करो, तीसरा बन गया करो, जो नहीं बनता है छोड़ो, नेक्स्ट पे करो, ठीक है। अपने पास हर बच्चा एक वॉच जरूर रखना है, ठीक है। एक वॉच सब बच्चे ले लेना अगर जिनके पास नहीं हो, ठीक है। एक वॉच, नॉर्मल वॉच, ठीक है, ऐसी वाली कोई भी आप लोग ले सकते हो। देखो जैसी मेरी अभी मैं देखा, ऐसा नहीं करना कि 100 पीस भैया कर रहे हैं, ऐसा नहीं। स्मार्ट वॉच बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है, स्मार्ट वॉच बिल्कुल भी नहीं लेना है, ओके। चलो, इसके बाद ये इन सारे क्वेश्चन को नहीं करना है, बस ये कर लो, ओके। बच्चे किस बात की आशा में नीडों से झांक रहे थे। किस बात की बच्चे झांक रहे थे। बच्चे उनकी किस लिए झांक रहे थे कि बच्चे घोंसले में से यह जानने के लिए झांक रहे होंगे कि चिड़ियों के पंखों में चंचलता कितनी है, ठीक है। जो बच्चे थे वो क्यों झांक रहे थे, वो देखना चाहते थे कि चिड़ियों के पंखों में चंचलता कितनी है, ओके। चलो, इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, उड़ने और खेलने से कविता का क्या संबंध है। तो कवि कविता की रचना करते समय कल्पना का सहारा लेता है। इसका मन प्रकृति की प्रत्येक वस्तु तक पहुंचने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार वह कल्पना भी उड़ान भरता है। इसी प्रकार कवि के खिलने का अर्थ कविता की रचना के समय उसका प्रसन्नित रहना आवश्यक है। वह खिलकर अर्थात प्रसन्नित रहकर ही अपनी कविता के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति ठीक प्रकार से कर सकता है, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आ सकता है, ये 2 नंबर का आ सकता है, ओके। देखो, अब हिंदी के लिए काफ़ी इजी है, ज़्यादा बड़ा पेपर, मतलब एक मैं आपको ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि आपको कैसे पेपर करना है। आपको जो पेपर मिलेगा ना उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बहुत मस्त तरीके से समझा दूंगा। अभी वो वीडियो आ रही है, ठीक है, वो वीडियो आ रही है। मतलब आपको जो वो क्वेश्चन मिलने वाले हो ना 21-22 कैसे करना है, मतलब ऐसी बेहतरीन ट्रिक बताएंगे ना। मतलब बच्चे ने अगर साल भर भी नहीं पढ़ा ना, फिर देखना, मतलब थोड़ा बहुत तो पढ़ा रहना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, ऐसे तो फिर बेचारे टॉपरों के साथ पूरा होगा, लेकिन है ना। चलो, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है। और हाँ जी, ये मतलब अगर पेपर में लिखो ना तो उल्टा सीधा मत लिखना कि यार हम निबंध लिख के मतलब आंसर ना बने तो उसमें कुछ का कुछ लिख के आ गए। तुम लोग बहुत करते हो ऐसा, ठीक है, पैसे वगैरह रखाते हो, शायरी लिख देते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। मार्क्स मतलब माइनस में जा सकते हैं, जहाँ पर 1-2 मिल जाएंगे ना वहाँ पर कट जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर सिंपल है कि भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है, मतलब भाषा को सहूलियत, समझ गए होगे ना। तो कवि कहता है, ये थोड़ा सा जूम और कर लो, ठीक है। कवि कहता है कि मानव मन के भावों का उदय होता है। यदि वह भाषा के चमत्कार में उलझ जाता है तो वह अपने भावों को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाता। वह तभी उन्हें प्रकट कर सकता है जब भाषा को साधन बनाए, साध्य नहीं। साधन बनाने पर भाषा सहजता से इस्तेमाल होती है, वह लोगों तक अपनी बात कह सकता है। इजी सा आंसर है, मतलब थोड़ा सा IQ लेवल वाला आंसर है, मतलब तर्क वाला है ना, तो वो समझ जाना, ठीक है। अभी अपने पास ऐसा टाइम नहीं है कि अपन एक आंसर को ऐसा समझाए। मेरी वीडियो अगर हो सके ना तो 2x पे तक चला लिया करूँ आराम से, कि जल्दी जल्दी सट मतलब 10 मिनट की वीडियो 5 मिनट में या 4 मिनट में ख़त्म हो जाए, ठीक है। मैं खुद बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी चला लिया करो, ओके। ऊषा का जादू क्या है और ये क्यों टूट रहा है। तो सूर्योदय से पूर्व ऊषा का दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है।
भोर के समय सूर्य किरणें जादू के समान लगती हैं, इस समय आकाश का सौंदर्य क्षण क्षण में परिवर्तित होता। टिक वगैरह नहीं करना, तुम लोग टिक करने बैठ जाओ फिर कि भैया ने ऊषा वाला लगाया था, भाषा में सहूलियत, ये भैया ने लगाया था, ये कर ले रहे। टिक करोगे ना, वो टिक कर ही रह जाएंगे तुम लोग हिंदी के पेपर के बाद। बस यहीं से पढ़ते जाओ, यहीं से रटो और याद हो जाए। वीडियो को पॉज करो, लिखो, ठीक है, याद होने के बाद लिखो, कभी नहीं भूलेगा। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी पहुंच जाओगे ना तो भी नहीं भूलेगा, लिखने के याद करने के बाद लिख लिया तो, ठीक है। क्या कह रहा है आंसर, सूर्योदय से पूर्व उषा का दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है। भोर के समय सूर्य किरणें जादू के समान लगती हैं। जैसे जब सूर्य कैसा होता है, जब भोर के समय है ना, भोर आप लोग समझते हो ना, भोर मतलब होता है सुबह, ठीक है। भोर के समय जब स्टार्टिंग में आप सुबह सुबह उठो ना तो फिर सूरज कैसा दिखता है, बिल्कुल से है ना। भोर के समय सूर्य किरणें जादू के समान लगती हैं, इस समय आकाश का सौंदर्य क्षण क्षण में परिवर्तित होता रहता है। मतलब जैसे ही थोड़ा थोड़ा टाइम जाएगा तो थोड़ा धूप आने लगेगी, है ना, ऐसा होता रहता है ना, आपने देखा होगा। यह उषा का जादू, इसे उषा का जादू कहा गया है। नीले आकाश का संग सा पवित्र होना, काली सिल पर केसर डालना, काली सिल पर केसर डालकर धोना। जैसे जब वो मतलब जो वो क्या होते हैं, आसमान जब दोपहर हो जाती है तो नीला आकाश हो जाता है। वो संग सा पवित्र होना यानी कि वो कैसा दिखना है, काली सिल, काली सिल है ना, बिल्कुल काला आसमान, उस पर क्या कर दिया, केसर डालकर धोना। वो कवि के व्यंग है, अपने अपने कैसे कौन कैसे चीज को व्यवस्थित करता है, ठीक है। फिर उसके बाद काली स्लेट पर लाल खड़ियां मल देना, नीले जल में गोरी नायिका का झिलमिलाता प्रतिबिंब आदि दृश्य उषा के जादू के समान लगते हैं। सूर्योदय होने के साथ ही ये दृश्य समाप्त हो जाते हैं। मतलब पूरे दिन का विवरण दिया है कि सुबह जब होती है तो ऐसा लगता है कि क्षण क्षण में वो जादू, मतलब जादू सा हो रहा है। फिर शाम दोपहर होती तो ऐसा लगता कि उसमें क्या बोलते, काली सिल पर केसर डालकर धो देते। फिर शाम होने लगती है तो ऐसा लगता काली स्लेट पर लाल खड़ियां मल देना। वो खड़ियां वो नहीं होती, मतलब वो जो बचपन में लिखा करते थे, है ना, वो चीज़। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना, मेरा छोटा खेत कविता के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है। तो रचना के संदर्भ में अंधड़ का अर्थ है भावना का आवेश और बीज की व्याख्या। विचार व अभिव्यक्ति भावना के आवेश में कवि के मन में विचार का उदय होता है तथा रचना प्रकट होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा छोटा खेत से कविता की, ठीक है, क्या आशा है, ओके। मेन क्वेश्चन आते हैं अब, जो कि 100% चांसेस है कि ये आना है। भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां, भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां आपको दो याद कर लेनी है। भक्ति भावना की प्रधानता, भक्ति काल में भक्ति भावना की प्रधानता तो होगी यार, भक्ति भावना जो प्रधान, मतलब मेन तो भक्ति भावना का प्रधान, मेन तो प्रधान नहीं रहेगा, ठीक है, होगी। उसके बाद आप लोग कर लेना भाव पक्ष तथा कला पक्ष का सुंदर संयोजन, ये ईजी है, ठीक है, ये दोनों कर लेना। क्या प्रमुख प्रवृत्तियां पूछेगा, बहुत सी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो फिर विशेषताएं प्रवृत्तियों में, है ना। चलो ये चीज अच्छे से याद कर लेना। भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां भाव पक्ष व कला पक्ष का सुंदर संयोजन, भाव पक्ष व कला पक्ष का सुंदर संयोजन और भक्ति भावना की प्राधान्य, मतलब प्रधानता, ठीक है। उसके बाद छायावाद काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, अब इसमें आपको कौन सा कर लेना है, मानवीय गुणों एवं नारी का सम्मान, ये इजी है। उसके बाद खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग और भाषा में मधुरता, आई थिंक ये इजी है, ठीक है। चलो ये वाली खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग और भाषा में मधुरता, ये वाली कर लेना। उसके बाद प्रगतिवादी काव्य की मुख्य विशेषताएं लिखिए। अब इसमें प्रगतिवाद काव्य की मुख्य विशेषताएं लिखना है तो इसमें आप लोग लिख दोगे, इस काव्य में रूढ़ि एवं बंधनों का विरोध एवं उनके उन्मूलन का प्रयास है और काव्य की भाषा सरल एवं सुबोध तथा अलंकारीय होती है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ कर लेना, इजी है, ओके। फिर इसके बाद आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि इनके नाम बताओ, प्रगतिवाद की कवि मतलब रचनाएं और कवियों के नाम, तो आप लोग इनमें से याद रख लेना। शिव मंगल सिंह सुमन याद रख लेना, ये इजी है, और भवानी प्रसाद मिश्र, इनका गीत फिरोज है और इनका प्रलय सृजन है, ठीक है, इजी है ये दोनों। रामधारी सिंह भी कर सकते हो, दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, ओके। फिर इसके बाद ये और आ जाते हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, भक्ति काल, छायावाद, प्रगतिवाद, उसके बाद प्रयोगवाद, है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। प्रयोगवाद काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, ठीक है, प्रयोगवाद काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसमें आ जाएगा अपना आप लोग इसमें लिख देना कि प्रयोगवाद सारी विशेषताएं एक तरह की आत्मा से विज्ञापन है, एक ये कर लेना। और इसमें दूषित प्रवृत्तियां का नग्न रूप में चित्रण किया जाता है, ये, या फिर
हाँ यही कर लेना, सेकंड वाला कर लेना, ये भी इजी है। ओके, फिर इसके प्रगतिवाद के कवियों के नाम, तो ये यहाँ पर ये भी कर लेना। ठीक है, ये याद रखना कि प्रयोगवादी हैं और ये प्रगतिवादी है। मैं इसको बार बार प्रगतिवादी प्रयोगवादी में कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, नई कविता की दो विशेषताएं, 100% आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, क्षण का महत्व, क्षण के महत्व में हो जाएगा नई कविता में क्षणवाद का विशेष महत्व है। ठीक है, क्षण का महत्व नई कविता में क्या है, क्षण का महत्व है, याद रखना ये चीज़। ठीक है, और बिंब योजना, या फिर ये याद कर सकते हो, या फिर शिल्पगत नवीनता, ये याद रहेगा आपको। शिल्पगत आप लोग शिवलिंग से याद रख सकते हो, शिल्पगत अगर याद ना है तो शिवलिंग अभी है ना, तो उससे याद रख सकते हो। नई कविता में कवि नए प्रतीक व नए उपमानों को ढूंढते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट पेज। चलो इसके बाद आपको कर लेना है रीति काल के दो कवियों के नाम। अब आते हैं मेन संदर्भ प्रसंग का जो 4 नंबर है ना, वो कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल ऐसा समझो कि रियल पेपर ही टाइप है। तो आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक है तो ये मैं जगजीवन वाला टिक कर लेना, इनके अलावा कहीं से नहीं आएगा। आपको पास कोई भी सेट आ जाए, ठीक है, कोई भी सेट आ जाए आपके पास, इनमें से कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, चलो इसको कर लेते, सॉरी। और फिर इसके बाद यहाँ पर आएगा नेक्स्ट आपको कर लेना है तृतीय वाला। ठीक है, मैं जगजीवन वाला हो गया, तृतीय वाला हो गया, एंड इसके बाद आपको करना है ये वाला अट्टालिका, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ ना, अट्टालिका है ना। चलो इसके बाद आता है धूत कहाँ, अवधूत कहाँ, राजपूत कहाँ, ये वाला टिक कर लेना है। आपको मिल जाएंगे अपने परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन, प्रश्न बैंक। अगर प्रश्न बैंक है तो बहुत बेस्ट है, बाकी अपने पास ये भी है परीक्षा बोध वगैरह भी रखी है, लेकिन मेन आपको यहीं से टिक करना है, बहुत सारा इससे आएगा। ठीक है, छोटा मेरा खेत चकौना, ये वाला कर लेना है। ठीक है, अभी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। एंड एक और आता है, हाँ एक और आता है कल्पना वाला, कल्पना के रसायनों वाला। ठीक है, सिलेक्टेड पहला हो गया हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका दूसरा हो गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरे हो गए रघुवीर सहाय, और फिर चौथे हो गए तुलसीदास। ठीक है, एंड इसके बाद आपको ये 4 लोगों को और कर लेना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, जैनेंद्र कुमार, आलोक धनवा और शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, इनको बस कंप्लीट कर लेना, हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो इसके बाद आपको यहाँ पर अब आपको कुछ नहीं पढ़ना है, एंड इसके बाद आपको बस एक और चीज़ पढ़ना है, स्थायी भाव किसे कहते हैं। तो जो भाव स्थायी भाव के सहृदय से हृदय में निवास करते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। सहृदय से हृदय में निवास करते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव व संचारी भाव में अंतर। ठीक है, इसमें 33 होते हैं, इसमें 10 होते हैं, इसमें एक रस में कई संचारी भाव होते हैं, इसमें एक रस में एक स्थायी भाव होता है। ये स्थायी भाव के अंग है, ये संचारी भाव के अंग है। उसके बाद काव्य किसे कहते हैं, काव्य के भेद। फिर उसके बाद 2 महाकाल एवं रचनाकारों के नाम लिखिए, तो महाकाव्य में आ जाएंगे रामचरितमानस और तुलसीदास। पद्मावत में, और इसके सेकंड आ जाएंगे पद्मावत और जायसी। ठीक है, 2 खंड काव्य में पंचवटी में मैथिली शरण गुप्त, पथिक में रामनरेश त्रिपाठी, या फिर भस्मासुर में आप नागार्जुन भी कर सकते हो। उसके बाद महाकाव्य खंड काव्य में अंतर, कि महाकाव्य में जीवन के विविध पक्षों का चित्रण किया जाता है, और खंड काव्य में जीवन में एक पक्ष का चित्रण किया जाता है। इसमें अनेक जीवन आदर्शों की स्थापना होती है, इसमें एक जीवन आदर्श, मतलब महाकाव्य मेन उसमें लिखा जाता है, और खंड काव्य तो अब जैसे महाकाव्य में आप लोग ले सकते हो कि रामचरितमानस, और खंड काव्य वैसे ही होते, पथिक वगैरह आपने पढ़े होंगे, है ना। चलो उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाकाव्य किसे कहते हैं। 5 महाकाव्य, आपके में 2 आएगा, 2 महाकाव्य के नाम एवं रचनाकारों के नाम लिखिए। तो ये याद रख लेना, रामचरितमानस याद रहेगा, पद्मावत याद रहेगा, और साकेत कामिनी भी याद रख लेना। क्या है ना, रामचरितमानस तुलसीदास, कई लोग क्या लेंगे वाल्मीकि लिखाते हैं, ये चीज़ गलती नहीं करना। ठीक है, रामचरितमानस तुलसीदास, पद्मावत जायसी, उसके बाद साकेत मैथिली शरण गुप्त, और कामायनी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, संदेह अलंकार की परिभाषा, तो जहाँ पर अपन को कोई भी चीज़ में वस्तु में संदेह हो तो वहाँ संदेह अलंकार है ना। अब इसमें आप लोग उदाहरण यही कर सकते हो, जैसे तारे आसमान के हैं आए मेहमान बनी, केसों के निशान ने मुक्तावली सजाई है। ठीक है, अगर इजी गूगल पर इजी सा मिल जाता है तो वो कर लेना। उसके बाद आपको एक और करना है, लक्षणा शब्द शक्ति उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, ये हो गया। एंड इसके बाद आपको, चलो इसके बाद ये 3 और है, कहानी उपन्यास में 2 अंतर, रेखा चित्र संस्मरण में 2 अंतर, जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर, नाटक और एकांकी में 2 अंतर। ओके, ये हो गया।
फिर उसके बाद मेन क्वेश्चन, लेखिका के अनुसार भक्तिन के जीवन का परम कर्तव्य क्या था। तो लेखिका के अनुसार भक्तिन का जो जीवन था उनका यही कर्तव्य था कि वो लेखिका का ख्याल रखें, उनके लिए मतलब उनका मोटिव यही था कि जब वो अपना वो घर छोड़ के आ गई थी, फिर जो भक्तिन का उनका जो मेन कर्तव्य था, है ना, मेन ड्यूटी थी वो लेखिका को उनका ध्यान रखना और उन्हें खुश रखना। ठीक है, चलो, लेखिका की मनोदशा समझने में क्या भक्तिन प्रवीण थी। तो हाँ, वो क्योंकि वो लेखिका के साथ काफ़ी सालों से रह चुकी थी और फिर वो आपस में एक दूसरे से एक मतलब उनमें नौकर मालिक का कोई भी वो नहीं था कि कौन नौकर है कौन मालिक, वो लोग एक एग्जैक्टली दोस्त टाइप के रहा करते थे। ठीक है, क्योंकि जब लेखिका जेल गई थी तो वो भी साथ में जेल चली गई थी, है ना। ये चीज़ें बिल्कुल पता है, इनके चैप्टर्स अगर आपने चैप्टर समझ लिए ना तो ये आंसर रटने की ज़रूरत नहीं रहती है, बहुत ईजी हो जाते हैं, हर चीज़ बहुत ईजी हो जाती है ना। उसके बाद आपको यहाँ पर नहीं करने, मैं इन क्वेश्चन आंसर के लिए थोड़ा सा एक और वीडियो ले आऊँगा जहाँ तक। ठीक है, अब इसके बाद आपको संदर्भ प्रसंग में ये 3-4 संदर्भ प्रसंग और टिक कर लेने। पहला ये भक्तिन और मेरे बीच के सेवक स्वामी, ये वाला गूगल पर आप लोग सर्च कर लोगे तो आ जाएगा, क्योंकि इसमें अच्छे नहीं दिए गए, मतलब भाषा सरल अच्छी नहीं दी गई है। फिर ये वाला आप लोग कर लोगे, यहाँ मुझे ज्ञात होता है। फिर उसके बाद थर्ड वाला आ जाता है, जाड़े के दिन अमावस्या की रात ठंडी, ये वाला। ठीक है, और उसके बाद आई थिंक एक और बचा है, हाँ, एक बार मुझे मालूम होता है कि यह सिर्फ एक अवधूत है ना, अद्भुत अवधूत है। और कोई बचा नहीं, अब नहीं बचे हैं। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव में इस तरह से एक ये कर लेना, काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में कौन सा निपात है। तो इसमें आदि बोधक। निम्न शब्दों में तकनीकी शब्द है अंगोछा। ठीक है, वह अच्छा खेला परंतु हार गया, इसमें संयुक्त वाक्य है। ठीक है, चलो गाइस, आपके पास कराने के लिए सब कराए जा रहे हैं। ठीक है, क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, निपात की परिभाषा, ये अच्छे से याद कर लेना। लुकोतियों और मुहावरों में अंतर। अब देखो, जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं आप लोग खुद समझदार हो कि ये भैया जो बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रभाषा की विशेषताएं लिखिए, राजभाषा की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर लिखिए। उसके बाद आपको पता है ये पोस्टर भी आते हैं इसमें कि कंप्यूटर शिक्षकों की आवश्यकता हेतु एक विज्ञापन लिखिए। अब विज्ञापन कैसे लिखे जाते हैं, जैसे हम लोग थंबनेल बनाते हैं यूट्यूब पर, आप लोग ऐसे करके थंबनेल दिखता है कि रियल पेपर क्लास 12 हिंदी, है ना, ऐसा आता है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वैसे ही आपको बनाना होता है कुछ कि जैसे क्लास, जैसे हम लोग लिखते हैं ना फाइनल एग्ज़ाम, फिर यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने हिंदी क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी है और फिर किस टॉपिक पर है ना, तो फाइनल एग्जाम्स के ऊपर। तो ऐसे ही आपको ये जो टॉपिक मिल जाए ना उसके ऊपर बना देना है। ठीक है, फिर इसके बाद ये संवाद बहुत ज़्यादा आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आउट ऑफ सिलेबस आ गया क्या। ये जो संवाद आता है, डॉक्टर रोगी का संवाद, विद्यार्थी अध्यापक का संवाद। ठीक है, ये चीज़ कर लेना है आपको। और उसके बाद इस वीडियो में जितना बता दिया है वो बस कर लेना, 50 के ऊपर बता दिया है। ठीक है, इंटरनेट की 2 प्रमुख विशेषताएं, संपादकीय लेखन क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको करना है बस ये कर लेना, अपने मित्र को विद्यालय की वार्षिक परीक्षा पत्रिका की रचना के प्रकाशन हेतु बधाई पत्र। फिर उसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र लिखिए। फिर उसके बाद छात्रावास में अपने पिताजी को पत्र लिखते हुए परीक्षा हेतु अपना संतोषजनक तैयारी की जानकारी दीजिए। ऐसे में आपको कोविड-19 और प्रदूषण का मेन कर लेना है। फिर मनोरंजन, मेन तो ये दोनों कर लेने हैं, कोविड-19 और प्रदूषण। ठीक है, और विज्ञान का चमत्कार तो अपना है ही एक, इसमें आज एक नया और ऐड कर लेना, स्वावलंबन, बस हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको करना है। 50 नंबर से ऊपर का बता दिया है, 30 नंबर का बचा है तो वो भी आपको बता देंगे जल्द से जल्द। ठीक है, बहुत जल्दी आएगा वीडियो। ये इतना कर लिया ना, 50 नंबर फिक्स हैं, गारंटीड फिक्स हैं। अभी जितनी वीडियोज़ आती जा रही हैं देखते जाना, वीडियोज़ बस देख के चलेगा और अपनी तैयारी करके गए। 75+ ना बने तो आप, यही चैनल है, कहीं जाएगा नहीं, है ना। इंस्टाग्राम ID टॉपर सॉल्यूशन दी गई है। ठीक है, बात कर लेना कुछ भी प्रॉब्लम हो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।